Today we are going to revise Java's बैक एक्सरसाइज जो आपका चैप्टर है उसकी बैक एक्सरसाइज और कुछ की पॉइंट्स जो है वो हमने डिस्कस करने हैं. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू माई शेयर माई स्क्रीन हियर. हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर. नेटबीन्स इज एन आईडीई. आईडीई की फुल फॉर्म क्या है? Integrated Development Environment. हाँ जी, इज इट व्हाट? Integrated Development Environment. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट Environment. एनवायरमेंट. So IDE is used which we can develop GUI applications in Java. What is the full form of GUI? Interface. क्या लिखा है? Graphical User Interface. Yes, it is graphical user interface. Got it? हाँ जी, Manish, turn on your mic. Yes, ma'am. अब दोनों फुल फॉर्म्स मुझे पढ़ के सुनाओ जरा. Integrated Development Environmental ये Environment. किसकी फुल फॉर्म है? ये मैम IDE की है. दोबारा बोलना जरा. Integrated Development Environment. Integrated development environment. And GUI means? Graphical User Interface. Yes, it is graphical user interface. NetBeans provides various components used to create GUI front-end interface. फ्रंट-एंड इंटरफेस कौन सा होता है? जो हमें सामने सामने नजर आता है. ठीक है, जो सामने नजर आता है उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड इंटरफेस. GUI component appearance and behavior is controlled by their properties and methods. जो राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज एंड जो कोडिंग पार्ट में जाके हम मेथड यूज करते हैं, दे आर द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स यूज्ड. देन वी हैव वी शुड यूज मीनिंगफुल नेम्स फॉर कंट्रोल्स. जो भी हमने किसी वेरिएबल का नेम रखना है या किसी भी चीज का हमने नेम रखना है तो हमें उनका मीनिंगफुल नेम रखना चाहिए जिससे हम उस कंट्रोल को इजिली आइडेंटिफाई कर सके. फाइन, ताकि हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो कन्वीनियंट रहे. कुछ डेटा टाइप्स जो है वो जावा में सपोर्टेड है, लाइक इंट, डबल, कैर एंड बूलियन. अब तक हमने इंट और डबल बहुत बार यूज किया है. ठीक है, एंड कैर एंड बूलियन भी जल्दी यूज करेंगे. स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप सपोर्टेड इन जावा. स्ट्रिंग में अपने आप में एक टाइप होती है, बट ये क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस. ये याद रखो, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है या क्लास है जिसको हम ये कहेंगे कि ये बाकी टाइप से डिफरेंट है. जैसे बाकी टाइप स्मॉल केस में शुरू होती है, स्ट्रिंग का एस जो है वो कैपिटल से शुरू होता है. ठीक है, ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग एक टाइप नहीं है. स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास. क्या है? एक. हाँ जी बेटा, स्ट्रिंग क्या है? एक Class. Class. हाँ जी, स्ट्रिंग क्या है? क्लास. Class. A variable must be declared before it can be used. वेरिएबल को सबसे पहले डिक्लेयर करना जरूरी है कि वो इंटीजर टाइप का है, वो कैरेक्टर टाइप का है, वो डबल टाइप का है. कंप्यूटर को बताना पड़ेगा. अगर नहीं बताएंगे तो ऑब्वियसली कंप्यूटर के लिए दिक्कत है कि ये कहां से आ गया, आसमान से टपका या भगवान ने भेजा, किसने भेजा. तो वी मस्ट डिफाइन इट
सॉरी, वी मस्ट डिक्लेयर इट बिफोर यूज, उसको यूज करने से पहले डिक्लेयर करना जरूरी है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर अवेलेबल इन जावा. ऑपरेटर्स जो बेसिकली डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारे पास एक है लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. देन वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, जो नॉर्मली हम इफ के साथ यूज करते हैं, ये वाले रिलेशनल Equal, equal. ऑपरेटर्स, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू, ये हम यूज करते हैं ताकि हम उसको मतलब इफ की कंडीशन को सेट कर सकें. फाइन. एंड ये नॉर्मल हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिससे हम कोई भी प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं. The if statement selects among a set of statements depending on the view of value of a controlling expression. जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग ही हमारा if statement जो है वो वर्क करेगा. फाइन. हाँ जी, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Now Yes, I'm going ma'am. to ask you few questions and you need to participate equally. अब आप मुझे ये बताओ, ये हमारे पास कोड है जहां पर मेरे पास है इंटीजर सम 1 जिसकी वैल्यू 3 है, उसको मैंने सेल्फ ऐड कर लिया, मतलब सम 1 की वैल्यू जो है सम 1 प्लस 1 हो गई. दैट मीन्स कि यहां पर सम 1 की वैल्यू क्या हो गई? प्लस. हाँ जी, इतना क्लियर है? ये सम 1 की वैल्यू 4 की कैसे आई? Yes, ma'am. क्योंकि सम 1 में हमने 1 को ऐड किया है. 3 plus 1. ठीक है. उसके बाद जे टेक्स्ट फील्ड, मेरे पास कोई टेक्स्ट फील्ड है, उसमें हमने सम 1 की वैल्यू को क्या कर दिया? ऐड कर दिया. दिस इज द अदर वे टू पुट द टेक्स्ट. ठीक है, इन द टेक्स्ट फील्ड. अगर हम टू स्ट्रिंग को कॉल नहीं करना चाहते तो ये दूसरा वे भी है जिससे हम इजिली उसको कॉल, मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यू को उसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है. तो यहां पर जे टेक्स्ट फील्ड 1 में मैंने 4 डाल दिया. उसके बाद सम 1 में एक और ऐड किया, तो जे टेक्स्ट फील्ड में क्या ऐड हुआ? यहां जे टेक्स्ट फील्ड 2 में क्या ऐड हुआ, मतलब क्या एंटर हुआ? इस लाइन का मतलब बताओ मुझे. एनीवन फ्रॉम यू? क्या बता रहा था? मैम क्वेश्चन बोलना फिर से. बेटा सामने मैंने लाइन हाईलाइट की हुई है, मैं इसका मतलब पूछ रही हूँ कि यहाँ पर जे टेक्स्ट फील्ड 2 में क्या वैल्यू जाएगी? मैम सम 1 को प्लस करने 1. वहां पर क्या लिखा हुआ है? आप खुद पढ़ के बताओ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. सम 1 इज इक्वल टू क्या है? Sum 1 is equals to sum 1 plus 1. अभी राइट नाउ सम 1 की वैल्यू क्या चल रही है? 4. 4. 4. तो यहाँ पर सम 1 की वैल्यू क्या बन जाएगी? 5. हाँ जी, मैम 5 बन 5. जाएगी. हाँ, 5 बन जाएगी. तो जे टेक्स्ट फील्ड 2 में क्या सेट होगा? 5. 5. अब यहां पर बताओ कि जे टेक्स्ट फील्ड 3 में क्या एंटर होगा, क्या सेट होगा? Sum 6. 6. 6. यस. 6. मतलब कि यहां पर अगर हम देखें, ठीक है, यहां पर जो वैल्यू आएगी दैट इज 5 और यहां पर जो वैल्यू आएगी दैट इज 6. ठीक है. अब यहां पर सम की वैल्यू कितनी हो गई? अगेन 7. 7.
7 अब जे टेक्स्ट फील्ड 8 4 में क्या वैल्यू आएगी सम 1 की? 8 8 क्यों आएगी? यहाँ पर सम 1 में हमें और तो 1 ऐड किया नहीं। 7 7 आएगी क्योंकि अभी हमने यहाँ कुछ भी ऐड नहीं किया। और जे टेक्स्ट फील्ड 5 में क्या आएगी वैल्यू? 7 7। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये फिर से समझा दो। फिर से समझाऊं? मैम कुछ समझ नहीं आई। बेटा आप ये देखो, यहाँ पर मेरे पास एक इंटीजर है सम 1, उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है? 3 7 मैं इनिशियल वैल्यू पूछ रही हूँ। इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है सबसे पहली वैल्यू। 3 3। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 plus 1 3 प्लस 1 मतलब? 4 equals to 4 हाँ, यहाँ पर सम 1 की वैल्यू क्या हो गई? 4। 4 तो जे टेक्स्ट फील्ड 1 में सम 1 की वैल्यू क्या आएगी? 4 4। हाँ जी मनीष, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? मनीष आई एम मैम टॉकिंग 4 टू यू बेटा। मैम 4 4। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर हमने सम 1 में एक और ऐड कर दिया। तो यहाँ पर जे टेक्स्ट फील्ड 2 में कि सम 1 की वैल्यू क्या आएगी? 5 मनीष सिर्फ आंसर देगा। मैम 5 5। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हमने एक और ऐड कर दिया। तो यहाँ पर 5 से वैल्यू क्या आएगी? 6 6। तो आप ये मान के चलो कि टेक्स्ट फील्ड 1 में हमारे पास वैल्यू है 4, टेक्स्ट फील्ड 2 में वैल्यू है 5, टेक्स्ट फील्ड 3 में वैल्यू है 6 और टेक्स्ट फील्ड 4 में हमने एक और यहां पर ऐड कर दिया। तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी? 7 7। ठीक है। और टेक्स्ट फील्ड 5 में क्या वैल्यू आएगी? मैम इसमें कोई है नहीं तो 7 ही आएगा। हाँ 7 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्स्ट फील्ड 4 और 5 में हमारे पास सेम वैल्यू आएगी। यस मैम। ओके। 5 तो अब यहां पर आप बताओ कि अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, यहां पर मेरे पास वैल्यू जो है, ठीक है, दैट इज 5, 4, 6 एंड 7। मतलब फाइनल वैल्यू जो होगी सम 1 की हमारे पास क्या आएगी? क्या निकाली थी हमने? 4 फाइनल वैल्यू पूछ रही हूँ बेटा मैं, जो सबसे आखिरी में वैल्यू आई थी। 7 7 7। लास्ट वैल्यू क्या थी? 7 एवरीवन? 7 7 7। नाउ टेल मी, नाउ दिस योर आंसर इज 7 हियर। उसने यही पूछा है कि व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ समवन, मतलब समवन की फाइनल वैल्यू क्या आएगी? तो वो हमारे पास क्या आई है? 7। नाउ दिस कोड इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। नो मैम। Ma'am, no. Ma'am, no. नाउ अब नेक्स्ट देखो यहां पे इस कोड को ध्यान से देखना जरा। दिस इज द इंटीजर, ठीक है। ए नंबर नाम का एक इंटीजर है जिसको मैंने वैल्यू कितनी असाइन की है? 14 14। अगर मेरे पास
इफ कंडीशन है यहाँ पर, अगर a नंबर की वैल्यू 10 से ग्रेटर देन या इक्वल हो तो दिस इज अ ग्रेटर देन साइन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है ना। Yes. तो यहाँ पर आप बताओ कि इफ की कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। True. ट्रू, बिकॉज a नंबर की वैल्यू 14 है और ऑब्वियसली वो 10 से ग्रेटर है। ठीक है, तो Yes. अगर, हाँ जी, हाँ क्वेश्चन। अगर मेरे पास इसकी वैल्यू ट्रू है, मतलब कि अगर मेरे पास यहाँ पर कंडीशन की वैल्यू जो है वो यहाँ पर अगर ट्रू आ रही है, तो उस केस में कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। First. फर्स्ट ब्लॉक। तो 14. ऑब्वियसली दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, एल से पहले पहले वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जिसमें मेरे पास है जे लेबल 1 की हमने वैल्यू सेट की है फर्स्ट स्ट्रिंग। जे लेबल की वैल्यू क्या है, फर्स्ट First string. स्ट्रिंग। ठीक है, अदरवाइज अगर ये फॉल्स होता तो वो सेकंड स्ट्रिंग सेट करता। ठीक है, और जे लेबल 2 में क्या सेट की है, Third string. नाउ अब आप मुझे ये बताओ कि अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो जे लेबल 1 और जे लेबल 2 की क्या सेटिंग होती है, क्या स्ट्रिंग सेट होता है, व्हाट विल बी द आंसर। जे लेबल 1 में क्या आएगा और जे लेबल 2 में क्या आएगा। अरे बेटा इट्स वेरी इजी, आपके सामने भी मैंने सॉल्व किया है, तो आप मुझे ये बताओ कि जे लेबल 1 में क्या आएगा और जे लेबल 2 में क्या आएगा। हाँ जी, अमनदीप सिंह, अनम्यूट योर माइक। अमनदीप आप बताओ कि जे लेबल 1 में और जे लेबल 2 में क्या स्ट्रिंग सेट होगा। कुछ भी बोल दो, बोलो तो सही कम से कम। ये लेवल 1 में चैट बॉक्स में लिख दो, माइक आपका ठीक नहीं है। हाँ जी, एकमप्रीत अनम्यूट योर माइक। यस मैम। आप बताओ बेटा इसकी आउटपुट क्या आएगी। फर्स्ट स्ट्रिंग। मैं जे लेबल 1 में तो फर्स्ट स्ट्रिंग आ जाएगा, जे लेबल 2 में क्या आएगा। 14 is greater than 10. जे लेबल 2 में क्या आएगा। एकमप्रीत आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे ये बताओ। मैम समझा नहीं, जे लेवल 2 मतलब। बेटा आपके सामने यहाँ पर दो लेबल्स नहीं है, लेबल 1 और लेबल 2, मैं दोनों की हाँ अलग जी। से वैल्यू पूछ रही हूँ। नहीं पता मैम, जे लेवल 2 में क्या है। सामने आ जाओ, एक जोर से चांटा लगाऊंगी आपको, सामने दिल लिखा दिख नहीं रहा यहाँ पर क्या है, क्यों नहीं पता आपको। थर्ड स्ट्रिंग। थर्ड स्ट्रिंग।
हाँ जी, नमन, अनम्यूट योर माइक। वेयर इज नमन? नमन इज नॉट हियर। इनको क्या लगता है कि मैम को चीट करके हम मीटिंग ऑन करके कहीं और अपने ऐश कर लेंगे? देन व्हाट्स द फन ऑफ ज्वाइनिंग दिस मीटिंग? आप बेटा बोल रहे हो पर आपका माइक तो म्यूट है। म्यूट फॉर्म में मुझे कैसे सुन जाएगा? फिर लिख के बताओ आप यहाँ पे। मैंने यहाँ पर बॉक्सेस भी हाईलाइट कर दिए हैं। जे लेवल 1 और जे लेवल 2 का ये सेट स्ट्रिंग सेट होता है, तो आपकी फाइनल आउटपुट डी है यहाँ पे, सॉरी सी है यहाँ पे। फर्स्ट स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, ये आप लिखोगे। जे लेवल 1 की वैल्यू आपकी आ रही है फर्स्ट स्ट्रिंग और जे लेवल 2 की वैल्यू आ रही है थर्ड स्ट्रिंग। इतना कोड अगर क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क। आपको स्क्रीन भी नजर नहीं आ रही? मैम एक बार समझा दो। बेटा ये देखो, ma'am. सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास जब हम इफ कंडीशन यूज करते हैं तो इफ कंडीशन में हमारी कंडीशन यहां पर चेक होती है, ठीक है। मतलब यहां पर अगर हम यहां पर इफ लिख रहे हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी। 14. 14. यस, इट इज 14। 14. तो यहां पर इफ के अकॉर्डिंग हमारे पास कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? True. Ma'am, true. ट्रू। तो ट्रू के केस में जे लेवल 1 में कौन सा सेट टेक्स्ट सेट होगा? फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग? First. First. First string. So obviously J label 1 will be equal to first string. और अब यहां पर ये चीज देखो, क्योंकि एल्स ब्लॉक में विदाउट करली ब्रेसेस सिंगल एक ही स्टेटमेंट आती है। इफ के अंडर एक ही स्टेटमेंट आती है अगर हम यहां पर ब्रैकेट्स या करली ब्रेसेस नहीं देते तो, ठीक है। तो जे लेवल 1 तक उसकी कंडीशन जो है वो इवेल्युएट होगी। जे लेवल 2 इज इंडिपेंडेंट। तो आप मुझे ये बताओ कि जे लेवल 2 की वैल्यू क्या सेट होगी? Third string. Yes, it is third string. So your option number C is right. That is first string and third string. Got it now? Yes, ma'am. Everyone? Yes. एक बच्चे एक चीज याद रखो, आप ना एक चीज याद रखो कि क्योंकि अभी दिसंबर आ गया है, दिसंबर में आपके एग्जाम जब होंगे, आफ्टर दैट यू नीड टू सबमिट योर फाइल्स एज वेल। क्योंकि मैंने फाइल्स का पैटर्न भी आपको दे दिया है और फाइल्स का मैंने आपको बता भी दिया कि आपकी इतनी वैल्यूएशन फाइल्स की है, जिसकी फाइल का कंटेंट पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो उसके मैं मार्क्स लगा दूंगी, जिसकी फाइल नहीं आएगी तो उसके मैं मार्क्स नहीं लगाने। एंड यू नो वेरी वेल कि मैंने फाइल का आपको मार्क्स दे दिए, कितने मार्क्स की आपकी फाइल है वो आपके सिलेबस पैटर्न में लिखा हुआ दिसंबर इवैल्यूएशन के, चेक देयर। एंड आई विल ऑल्सो असाइन यू सम प्रैक्टिकल टास्क। अगर वो टास्क भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो बेटा आप ये सोच लो कि अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो 80 मार्क्स में से कम 30 मार्क्स तो गए आपके।
और थ्योरी के भी अगर आपने वाइवा भी नहीं दिया फिर थ्योरी के मार्क्स भी नहीं रिलीज करूंगी मैं। दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग सो मच स्ट्रेस ऑन द प्रैक्टिकल कि प्रैक्टिकल नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। व्हाट्स द फन ऑफ टेकिंग दिस आईटी सब्जेक्ट इफ यू आर नॉट अवेयर? ध्यान दो जरा, प्रैक्टिस करा करो। मैं बार बार रोज रोज आपको मीटिंग में यही चीज बोल रही हूँ कि बेटा keep practicing, at least you can devote 15 to 30 minutes in a day। इतना भी क्या हम डिवोट नहीं कर सकते? अभी भी संभल जाओ, इतना भी कर लोगे अभी भी क्लियर कर जाओगे। बट हम तो ये सब्जेक्ट ये सोच के लेते हैं कि इसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा या इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट कुछ ना कुछ मेहनत मांगता ही है, चाहे आप म्यूजिक डांस लोगे वो भी आपकी कुछ ना कुछ डिवोशन मांगते हैं। बिना पढ़े कोई सब्जेक्ट नहीं आता। But your total negligence just realizing me that you are totally avoiding your study. I am not able to understand that why you are so lenient about your study। क्यों नहीं करते हो प्रैक्टिस आप? मेरे लिए थोड़ी ना करनी है, अपने लिए खुद के लिए करनी है आपने। फिर एट द एंड सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा, फिर छोड़ के भागोगे, फिर कहोगे हमें तो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगा था। डिफिकल्ट बनाया किसने? आपने खुद ने बनाया डिफिकल्ट। मुझे तो नहीं लगता डिफिकल्ट ये। किसी 8-9 के बच्चे को मैं पूछूंगी वो उसको भी नहीं डिफिकल्ट लगेगा। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है दैट मीन्स कि इट इज टोटली अप टू यू दैट यू आर नॉट हैंडलिंग इट प्रॉपरली। असाइनमेंट सबमिट कराना दूर की बात है, आप लोगों को तो मीटिंग तक अटेंड करने में तकलीफ होती है कि उतने अभी मुझे इतनी सी स्ट्रेंथ नजर आती है इसमें। और वो भी मुझे धोखा देने के लिए माइक ऑफ किया, म्यूट किया, मीटिंग ज्वाइन की, चलो मैम खुश हो जाएंगे हमारी अटेंडेंस देख के, कहीं और ही चले गए हम। क्या मुझे पता नहीं चलता इन चीजों का? Look here, Shivani has joined the meeting, but she hasn't turned on her mic। अभी तक उसने माइक का कुछ किया ही नहीं है, उसका माइक यहाँ पर नजर ही नहीं आ रहा। That means कि just for attendance she is in the meeting, but from past many days I am just seeing her that she hasn't turned on her mic। क्या हुआ इतनी देर तक उसकी सारी मीटिंग्स बिना माइक की जा रही हैं? आप लोगों ने तो पार्टी हाउस समझा हुआ है कि आगे खाया पिया, चलो जी अपनी हाजिरी लगवा दी, चले गए। इसमें ना तो पार्टिसिपेट किया हमने, ना ही हमने कुछ और किया, ठीक है, ना हमने कुछ सीखा, कुछ भी नहीं किया। ये चल रही है ऐसी आपकी ये +1 का सेशन। और ये मुझसे लिखवा लो, हमने +1 में ऐश कर ली, देन वी विल फाइंड डिफिकल्टी इन +2 एंड +2 विल डिसाइड योर फ्यूचर करियर। Can you tell me the syntax error in this statement? क्या है इसमें सिंटेक्स एरर? एक बार इनकी कंडीशंस को लॉजिकली सोच के देखो, फिर आप मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या एरर है। मुझे तो नजर आ गई 1 मिनट में। मैम लास्ट में कॉमास नहीं डाले। कहाँ पे कॉमा डालने हैं? यहाँ पर इस कंडीशन में कॉमास तो आने ही नहीं है। यहाँ पे डबल यूनियन डाल
मैम CTR और 30 वाले में CTR ग्रेटर किया हुआ है। यस, वेरी गुड सरबजीत, आपने लॉजिकली सोचा इस चीज को। आई एम प्राउड ऑफ यू। यहाँ पर आप खुद देखो कि CTR इज लेस देन 5, मतलब यहाँ से पे 5 से कम होना चाहिए, और यहाँ पर हमने लगाया CTR शुड बी ग्रेटर देन 30। क्या ये कंडीशन पॉसिबल है नो मैम। कि वो 30 से ग्रेटर भी हो और 5 से लेस भी हो? इज इट पॉसिबल? No. It is not possible, of course. So this condition is like, should be like, if CTR is greater than 5, मतलब 5 से ग्रेटर हो और साथ में ही CTR should be less than 30, इसके साइन जो है वो चेंज होने चाहिए। ये कंडीशन कुछ इस तरह से होनी चाहिए। नाउ इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। नमन, नेट कनेक्शन अपना चेक करो कि आपकी स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही। सबको शो हो रही है, सिर्फ आपको नहीं हो रही। इस तरह से हमने हमेशा इन चीजों को, प्रोग्रामिंग को लॉजिकल फॉर्म में भी देखना है कि ये जो लॉजिक लगाया है कि वो सेंसिबल भी है या नहीं है। जैसे ये वाला लॉजिक जो था वो इनसेंसिबल था, इसमें इसकी सेंस नहीं बन रही थी, बट इसमें इसकी सेंस बन रही है। वी नीड टू मेक द सेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो यही इसमें दिक्कत थी कि यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट जो थी वो थोड़ी सी रॉन्ग लिखी हुई थी। तो यहां पर क्या है, द टेस्ट कंडीशन इज ऑलवेज फॉल्स, द टेस्ट कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। यहां पर क्या होगा कि यहाँ टेस्ट कंडीशन हमेशा हमारी क्या आएगी, फॉल्स, मतलब ये इसकी ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है जो सिलेक्ट होगी यहाँ पे। हाँ जी, फाइन। Yes. मतलब ए ऑप्शन भी ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड। यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर नहीं यूज हो सकता, क्योंकि एंड के केस में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम इसी कंडीशन को एज इट इज लिखें, और इसमें लगा दें और ऑपरेटर। और में क्या होगा कि इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो ट्रू स्टेट में आ जाएगा। एंड के केस में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। फाइन। यस मैम। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if there is more than one statement in the block of a if statement, which of the following must be placed at the beginning and end of the block? मतलब कि अगर हमने if कंडीशन लिखी है जैसे यहाँ पर लिखी हुई थी और हमारे पास यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है, लेट्स सपोज इफ मेरे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कौन सी ब्रैकेट्स इसमें से लगानी पड़ेगी, सर्कुलर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट्स, या दिस एरो ब्रैकेट्स? ए। मैम ए। ए ऑप्शन। चांटा पड़ेगा, पता नहीं कहां पर क्या सुनते हो। मैंने हमेशा कर्ली ब्रेसेस का नाम लिया है कि टू डिफाइन अ ब्लॉक यू नीड टू गो विथ कर्ली ब्रेसेस। पैरेंथेसिस यूज होते हैं हमेशा फंक्शन के साथ, पैरेंथेसिस हमेशा यूज होते हैं फंक्शन के साथ। ब्रैकेट्स जो होती हैं वो यूज होती हैं हमेशा साइज डिफाइन करने के लिए, ठीक है। एंड एरोस हम लेस देन ग्रेटर देन साइन यूज करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, जैसे हमने इफ का स्ट्रक्चर या डिफाइन करना है या स्विच का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, देन वी ऑलवेज यूज दिस कर्ली ब्रेसेस।
एक फंक्शन का स्ट्रक्चर है, फंक्शन की बॉडी लिखनी है, इफ की बॉडी लिखनी है या फिर स्विच की बॉडी लिखनी है, हम हमेशा क्या करते हैं, हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। हाँ जी, फाइन। Yes, Yes, ma'am. ma'am. To define a block of statement, we need the curly braces. Got it? Yes, ma'am. Given the following information, अगर देखो यहां पर मेरे पास a की वैल्यू क्या है 11, b की क्या है 22, c की है 33, 33. d की क्या है अगेन 11। विच ऑफ द 11. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है? a is equal to b, b is not equal to d, c is less than equal to b, a is greater than c, a equal to d, c less than a and a is greater than equal to c। इन 7 स्टेटमेंट्स में से आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इन वैल्यूज को लेके ट्रू हो सकती है? मैम फर्स्ट वाली। a इक्वल टू b। यस। मनीष, a की वैल्यू कितनी है? 11। b की कितनी है? And fifth, ओह सॉरी मैम, सॉरी फिफ्थ है, फिफ्थ। fifth option. यस, इट इज फिफ्थ ऑप्शन। और भी हैं? मैम और है मैम फोर्थ। a इज लेस देन c। यस, और यस। बताओ। थर्ड। c is less than equal to b। बेटा c की वैल्यू कितनी है? Second है. c की वैल्यू 33 है और b की 22 है, तो c लेस कैसे हुआ? 7th. And second. b is not equal to d, obviously b is 22 and d is 11, तो b is not equal to d। तो 7th में क्या कह रहा है? a is greater than equal to c, a is having 11 and c is having 33। is it possible? Ma'am, no. और बताओ फिर। Sixth. c is greater than a, obviously c is greater than यस a। ए। अब हमारे पास यहाँ पर ट्रू वाली कौन सी ऑप्शंस आ गई? सेकंड, फोर्थ, फोर्थ, Fifth. फिफ्थ, सिक्स। एंड सिक्स्थ। Sixth. सिक्स। So our B option is correct। ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. Is it easy? यस मैम। Yes. अब ये 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ये 5 क्वेश्चंस आपने अच्छे से करने हैं। ऐसा वाला आप ये सोच लो कि ऐसा वाला रलता मिलता क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में जरूर आएगा। फाइन। और मैंने ma'am. पक्की बात है कि मैंने एमसीक्यूज में ऐसे वाले क्वेश्चन डालने ही डालने हैं। ओके मैम। ठीक है? Okay, So in our next meeting we will discuss the question related to these you can say that lengthy questions or descriptive questions, and we will also discuss the lab exercises कि lab में हम इसको कैसे हम follow up कर सकते हैं जावा के programs को। These are the 8 programs। ये 8 programs हैं जिनको आप यूज कर सकते हो जावा की अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स में। ठीक है?
और इसमें अगर किसी प्रोग्राम में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके मैम। ओके बेटा। ओके मैम। हाँ जी, सरबजीत को ये वाली मीटिंग की रिकॉर्डिंग चाहिए, कोई बात नहीं बेटा, शाम तक मैं ट्राई करती हूँ, देन आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस मीटिंग। फाइन। ओके मैम। ओके, नाउ यू मे लीव बेटा। ओके बाय मैम। ओके।